2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर था तो अभी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है म्यांमार में भूकंप। 28 मार्च 2025 को म्यांमार के समाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके तहत चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजी गई। तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप से संबंधित है ये। विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कला और मानविकी क्षेत्र वो श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 160 स्थान पर है। जीवन विज्ञान, मेडिसिन, प्राकृतिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए पहले स्थान पर है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में शीर्ष पर एमआईटी अमेरिका की है, जो कि है। आईआईटी दिल्ली को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 26 स्थान मिला है, जो कि बहुत अच्छा है ओवरऑल। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक 2025 से 2034 है यहाँ पे की शुरुआत हुई है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट, इस रिपोर्ट से संबंधित और ये थोड़ा डाटा है, याद रखना। एंडीज हिमनद 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं। अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत था, जो कि अफ्रीका के एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद माउंट केन्या रवेंजोरी किलिमंजारो वर्ष 2024 तक समाप्त हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट दी है इसने। विश्व स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करती है। औद्योगिक क्षेत्र में जल का उपयोग 15% होता है और घरेलू कामकाज में 13% जल का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? कृषि क्षेत्र में करता है सब। तो इसको याद रखना, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। बाल मृत्यु दर में स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता UNIGME है, जिसकी फुल फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह। वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। तो आप इतना याद रखना, कमी आई है बाल मृत्यु दर में, जो कि 5 वर्ष के अंदर के बच्चे हैं उनमें। वर्ष 2000 में वैश्विक USMR लगभग 76 पर 1000 जीवन जन्म था, जो कि वर्ष 2023 में घटकर 37 पर 1000 रह गया है। तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो आप याद रखना कि दोनों में सुधार हुआ है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। तो भारत ने भी इसमें सुधार किया है, तो 70% तक गिरावट आई है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। आप 1-2 बार इसको बस पढ़ लेना, देख लेना, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, तो आप 1-2 बार देख लेना इसको, जिससे याद रहे थोड़ा बहुत। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत की मृत्यु जन्म दर स्टिल बर्थ में 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। मतलब भारत ने अच्छा
इसमें प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 जो कि सिप्री द्वारा जारी की गई है। इसमें शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा अपना वेपन्स देते हैं। तो उसमें अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर रसिया है, चौथे पर चाइना है और जर्मनी का स्थान 5वां आता है। सबसे ज़्यादा कौन आयात करता है? तो यूक्रेन पहले पर है, इंडिया दूसरे पर है। तो इंडिया का याद रखना दूसरे स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी करता द हेरिटेज फाउंडेशन 31वां संस्करण था। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड द्वितीय स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आयरलैंड का है। भारत का 128वां स्थान है जो कि 2024 में 126वां था। तो इसमें भारत की गिरावट आई है, दो अंक की गिरावट हुई है। तो याद रखना स्टेटमेंट में लास्ट ईयर से दो बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखना सुधार नहीं हुआ है, इसमें गिरावट आई है 2 अंक की। 2025 में 128वां रैंक है, 2024 में 126वां था। आप लोग ये मत सोचना इतना शॉर्ट्स में बना रही हूँ तो आएगा या नहीं आएगा। प्रीलिम्स में फैक्ट आता है जो कि इतना ही फैक्ट पूछेगा। तो मैं 3 घंटे में कवर करूँ या आधे घंटे में कवर करूँ इसको, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इतनी ही ज़रूरत है। तो आप अच्छे से बस पढ़ लेना इसको, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इस मैगजीन से आता है तो इतना ही फैक्ट पूछेंगे वो। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, ये 25 का नहीं है 24 का रिपोर्ट है। तो याद रखना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहाँ होता है? तो दक्षिणी सूडान में होता है। पहले स्थान पर कौन है जिसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होता है? तो डेनमार्क है, दूसरे पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 96 है जो कि 2023 में 93 है। भारत के साथ मालदीव और गाम्बिया की भी स्थिति 96वीं है। तो मतलब भारत के साथ मालदीव और गाम्बिया का स्थान भी 96 है। तो इसको याद रखना, पहले एक बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। तो आप याद रखना भारत ने ये रैंक 2 लोगों के साथ साझा की है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन बॉस द्वारा जारी की गई है। 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। इसमें जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है, लेकिन जो डेटा दिया है वो 2022 वाला है। तो याद रखना इसको। पाकिस्तान पहले पर है, वेलीज दूसरे पर है, इटली तीसरे स्थान पर है, जहाँ पे जलवायु जोखिम सबसे अधिक है इन तीनों में। रसिया यूक्रेन संकट, नया मोड़ बढ़ता तनाव, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, प्रीलिम्स का कुछ फैक्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नोट डाउन नहीं किया है। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिकी नागरिकता की नई कीमत। ट्रंप ने एक नई तरह की योजना शुरू किया जिसके माध्यम से वो विदेशी व्यक्ति हैं जो उनको नागरिकता देंगे अमेरिका की। तो गोल्डन कार्ड योजना कहाँ की है? तो अमेरिका की है। किससे संबंधित है? कोई भी विदेशी व्यक्ति $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए का भुगतान करके अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकता है। वर्ष 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 वीज़ा के तहत अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 41 है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। ये सारे 24 की रैंक शुरू हो गई है तो याद रखना, इससे अभी नया डाटा नहीं आया है तो 24 वाला ही दिया है इन्होंने। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य बना है। कब बना है? 6 जनवरी 2025 को। सबसे लेटेस्ट यही अभी जुड़ा है इसमें। और ये यूपीएससी ने भी इस बार पूछा था कि मतलब इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य है या नहीं है। हो सकता है इस आरओ के एग्जाम में भी पूछ ले। तो आप याद रखना इंडोनेशिया नवीनतम सदस्य बना है ब्रिक्स का। वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। 5 संस्थापक सदस्य हैं जो कि ब्राज़ील, चाइना, भारत, रसिया और दक्षिण अफ्रीका हैं। 6 नए सदस्य हैं जो कि 24-25 के तहत
के बीच में जारी जिनको मान्यता मिली है तो वो मिस्र है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है। तो आप इंडोनेशिया को अच्छे से याद रखना। और जो 5 संस्थापक सदस्य हैं जिनके नाम पर ब्रिक्स बना है तो आप उनको याद रख सकते हैं। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 कौन जारी करता है? तो विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जारी करता है। कुल 25 स्थल शामिल है इसमें। पहला अवसर था जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखना, चंद्रमा को स्थल के रूप में शामिल किया है 25 स्थलों में। भारत के 2 स्थल भी इसमें शामिल हैं। तो कौन से हैं? भुज की ऐतिहासिक इमारतें गुजरात, मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। तो इसको याद रखना, भुज कहाँ है? गुजरात में है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक है, इसको याद रखना। विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। कौन से दिन? 21 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस। 21 दिसंबर 2024 को प्रथम ध्यान दिवस आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क स्थल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया। टाइटल क्या था? तो वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। मुख्य भाषण श्री श्री रविशंकर ने दिया, जो कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो कैटलिन क्लार्क को चुना गया है, जो कि अमेरिकी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीनों मिलकर इसको जारी करते हैं। और शीर्ष स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है 3 में। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर नीदरलैंड्स है, 6ठे पर यूनाइटेड किंगडम है। अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ईरान को प्राप्त हुआ है। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2024 में 7वां था। तो भारत के स्थान में गिरावट आई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? तो चैरिटीज एड फाउंडेशन जारी करता है। पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 26 है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में सिर्फ भारत की रैंकिंग याद रखना, उतना ही पूछेगा अगर पूछा तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 26 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पहले स्थान पर डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 79वां स्थान प्राप्त किया है। नोबेल पुरस्कार 2024 थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, पर हम थोड़ा सिर्फ फैक्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में आया है, तो तब पुराना कम ही पूछता है। अर्थशास्त्र में डैरेन साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को प्राप्त हुआ है। मतलब 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये तीनों अमेरिका के निवासी हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नियोन हिंडोंक्यो क्यों दिया गया है? एक जापानी संगठन है, इसको याद रख सकते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। एक जापानी संगठन है जिसने हिरोशिमा में जो बम कांड हुआ था उस पर काम किया है, उसकी वजह से इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो हांगकांग को दिया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की निवासी हैं। रसायन विज्ञान डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। डेविड बेकर यूएसए के हैं, डेमिस और जॉन यूनाइटेड किंगडम के हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हॉपफील्ड को दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और मैरी रूपकन को दिया गया है, जो कि दोनों अमेरिका के ही हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स 2024 किसने जारी किया है? तो यूएनडीपी ने जारी किया है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, जिसकी फुल फॉर्म में केंद्रीय विषय क्या था? तो संघर्ष के मध्य गरीबी। भारत की बहुआयामी गरीबी घटकर 2019 से 21 में
231.8 मिलियन रह गई है, जो कि परसेंट में 16.4% है। तो बस इंडिया का याद रखना, उतना ही पूछेगा। भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी गई है भारत को। तो भारत अब ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? बीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है। भारत की रैंकिंग देखें तो भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 में 40 पे था, जो कि 1 नंबर का सुधार हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो 39 है भारत की। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2024 स्विट्जरलैंड पहले पर है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान क्या? तो भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल तो मोइदम्स को चुना गया है, जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। किससे कहाँ पर है? तो असम में है ये। तो मोइदम्स याद रखना। 4 नए देश FATF की ग्रे सूची में शामिल किए गए हैं। तो वो कौन से 4 सदस्य हैं? अल्जीरिया, अंगोला, कोट d'Ivoire और लेबनान। सेनेगल को FATF की ग्रे सूची से बाहर किया गया है। तो 4 को शामिल किया गया है, 1 को बाहर किया गया है, याद रखना। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024 नीदरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की रैंकिंग याद रखना 48 है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग 105 है, 105। इसको याद रखना। हंगर इंडेक्स बहुत बार पूछा गया है, तो भारत की रैंकिंग 105 है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 51 G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजन हुआ है? कनाडा में हुआ है। किसने अध्यक्षता की है? मार्क कार्नी ने की है, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कब इसको आयोजित किया गया? तो 15 से 17 जून 2025 में जारी किया गया। बहुत ही लेटेस्ट है, तो याद रखना सारी चीज़ें। 51वां था ये सम्मेलन, कनाडा में आयोजित किया गया। अध्यक्षता मार्क कार्नी ने की है। जून 2025 में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मेलन में भाग लिया भारत की तरफ से, तो इसको भी याद रखना। भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन भी शामिल हुए हैं इसमें। कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर, एक बार आप पढ़ लेना इसको। अपनाया गया सदस्य देशों द्वारा। यह पहल जंगलों में लगने वाली आग को रोकने और उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। तो ये चार्टर इसी G7 शिखर सम्मेलन में अपनाया गया है, तो याद रखना। और जंगलों से संबंधित है, जंगलों में लगने वाली आग से संबंधित है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 आयोजन फ्रांस के नीस में हुआ है 9 से 13 जून के बीच। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। मुख्य विषय क्या था? तो महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। पहला सम्मेलन 2017 में स्वीडन और फिजी की सह मेजबानी में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। दूसरा 2022 में पुर्तगाल और केन्या की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया था, जो कि पुर्तगाल में है। तो आप इन तीनों के याद रखना, क्योंकि अभी 3 ही बार सम्मेलन हुआ है इसका। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में हुआ है, जून में ही हुआ है, तो लेटेस्ट है, याद रखना। और इसकी अध्यक्ष फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, लेकिन फ्रांस में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व जितेंद्र सिंह ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। भारत ने वैश्विक समुद्र क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए साहब डिजिटल महासागर डाटा पोर्टल लॉन्च किया है। तो याद रखना SAHV डिजिटल महासागर डाटा पोर्टल भारत ने रेखांकित किया इसको। इस सम्मेलन की थीम क्या आती है? तो हमारा महासागर हमारा भविष्य, त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक हुई है, कहाँ पर? नई दिल्ली में।
16 जून 2024 को ही हुई है, 2025 को ही हुई है। और इसका IBCA का मुख्यालय भी भारत में है। अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। इसको याद रखना, मोदी जी का नाम दे सकते हैं, प्रधानमंत्री ने की नहीं, लेकिन याद रखना भूपेंद्र यादव ने किया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और नई दिल्ली में हुआ है तो पूछ सकते हैं, और पहली बैठक थी इसकी। 46 आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया में है, उसकी कैपिटल है। और 26 मई 2025 को हुआ है। मुख्य विषय क्या था? तो समावेशीपन और स्थिरता। अध्यक्षता किसने की है? तो अनवर इब्राहिम ने की है, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। तो ये 10 देश कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ PDR। एशियाई उत्पादकता संगठन की 66वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025 में हुई। आयोजन किसने किया है? जकार्ता में आयोजित की गई है, जो कि इंडोनेशिया में है, उसकी कैपिटल है। इस बैठक के दौरान भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। याद रखना, भारत ने अध्यक्षता संभालेगा 25 और 26 के बीच तक। मंत्रिपरिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका में वर्चुअली आयोजित की गई। मुख्य विषय भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंदी महासागर है। भारत वर्ष 2025 से 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का विस्तारित सत्र रोम 2025 रोम में किया गया है। 2025 में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक काली कोलंबिया में इस COP16 का आयोजन किया गया था 2024 में। 2025 से 27 फरवरी 2025 तक रोम इटली में इसका विस्तारित सत्र आयोजित किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया? रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। कब तक किया गया था? 18 से 19 नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 याद रखना, और ब्राज़ील में किया गया था। 19 सदस्य देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। 2 यूनियन थे और 19 सदस्य देश थे। ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना का अखंडता के लिए वैश्विक पहल को भी लॉन्च किया है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। G20 है तो भारत के शेरपा अमिताभ कांत थे। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 11 से 24 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में, जो कि है वहाँ COP29 का आयोजन किया गया है। बाकू वित्त लक्ष्य, वहीं पे ये पहल शुरू की गई है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। COP30 ब्राज़ील में होगा नवंबर 2025 में। तो याद रखना, COP30 ब्राज़ील में आयोजित होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये, अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, इनको याद रखना अच्छे से। राष्ट्रपति देखते हैं पहले, तो प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। करोल नवरोकी पोलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। दोबारा देख लो, ली जेन म्यूंग दक्षिण कोरिया, करोल नवरोकी पोलैंड, डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सबको याद रहता है, अमेरिका के हैं। मसूद ईरान के हैं। प्रधानमंत्री कौन कौन अभी निर्वाचित हुए हैं? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान बुटिप, तो बुटिप याद रखना, बुटिप क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है।
नामकरण किसने किया है? तो जापान ने किया है। कब आया था? 5 जून 2025 को। इसकी उत्पत्ति कैरोलिन द्वीप द्वीप समूह में हुई। पहला लैंडफॉल इसने 13 जून की रात लगभग डोंगफोंग शहर में किया है। चीन में भारी तबाही मचाई है इसने। सुपर टाइफून यागी प्रभावित क्षेत्र चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे इससे प्रभावित हुए हैं टाइफून यागी से। ऑपरेशन सद्भाव, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था, तो इसको याद रखना। ऑपरेशन सद्भाव यागी से संबंधित है। चलिए गाइस, अच्छे से पढ़िएगा, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।